हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में डियर फ्रेंड हमें चैप्टर नंबर 4 में क्या सीखना है, इसको हम समझ के लेने वाले, अंडरस्टैंड करके लेने वाले और इस चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड एक नए पॉइंट ऑफ कंसेप्ट को भी आज के लेक्चर में हम हो सके उतना कवर भी करेंगे। देर ना करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, जब मैं लेक्चर सिखाना स्टार्ट करूं तो आप अपने क्लास की नोटबुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको पॉइंट सिखाए जा रहे हैं वो इस नोटबुक में आप रिकॉर्ड करते चले, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय ये चैप्टर से रिलेटेड अगर से कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप उसको वन टाइम में समझ के लिए। फिर और दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, क्लास 6 की टेक्स्ट बुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। अब देखिए फ्रेंड, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, द वैदिक सिविलाइजेशंस, यानी कि अब हमें हमारे एंशिएंट टाइम में वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर किस तरह से थे, या सिविलाइजेशन दैट टाइम कैसा था, वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बारे में हमें पूरा कवर करना है या सीख के लेना है। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो ये टॉपिक रहने वाला है, हमें 5 मेजर पॉइंट को कवर करना है। पॉइंट नंबर 4.1, पॉइंट नंबर 4.2, पॉइंट नंबर 4.3, पॉइंट नंबर 4.4 एंड पॉइंट नंबर 4.5। अब देखिए पॉइंट नंबर 4.1 में क्या कह रहा है, द वैदिक लिटरेचर। अब देखिए वैदिक लिटरेचर, या जिसे हम हिंदी में प्रोनाउंस करें या ट्रांसलेट करें तो वैदिक वाड़म्य क्या है, व्हाट इज द वैदिक लिटरेचर, इसके बारे में हमें कवर करना है, सीखना है, समझना है। और देखिए फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। अब देखिए फ्रेंड, उनका जो डे टू डे लाइफ किस तरह से थी वैदिक टाइम पीरियड में, वैदिक टाइम पे फैमिली सिस्टम किस तरह से थे, एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता था, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि जानवर पशुपालन वगैरह या अलग अलग तरह के एनिमल्स को किस तरह से पाला जाता था, वो बातें हमें कवर करनी है पॉइंट नंबर 4.2 में। और दैट टाइम सोशल लाइफ किस तरह से थी, ये सारी बातें हमें 4.3 में कवर करनी है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे करेक्शंस करना चाहूँगा। 4.2 में हमें फैमिली सिस्टम कवर करेंगे और एक डे टू डे लाइफ कवर करेंगे, मतलब कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम 4.2 में हमें ये बताया जाएगा कि दैट टाइम ऑफ फैमिली सिस्टम किस तरह से था, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद में दैट टाइम वैदिक टाइम पीरियड की जो डे टू डे लाइफ थी या लाइफ किस तरह से वो लिविंग करते थे, ये हमें यहाँ पे जान के लेना है, समझ के लेना है। एंड दैट 4.3 पॉइंट में एग्रीकल्चर सिस्टम को हमें समझ के लेना है। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री, दैट टाइम ऑफ पीपल किस तरह से अलग अलग तरह के एनिमल्स को पेट बना के पालते थे या उनका यूज़ करके लेते थे, ये हमें इस पॉइंट में कवर करना है। इकोनॉमिक लाइफ एंड सोशल लाइफ, ये दोनों भी चीज़ें दैट टाइम किस तरह से थे, ये भी हम लिख कर लेने वाले, सीख के लेने वाले। देखिए 4.4 पॉइंट में रिलीजियस आइडियज। अब दैट टाइम जो रिलीजियस आइडियज थी, या जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में धर्म संकल्पना, जो किस तरह से थी, वो हम यहाँ पे एक बार नोट डाउन करेंगे, देख के लेने वाले, ब्रीफली समझ के लेने वाले जिसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए पॉलिटिकल सिस्टम, दैट टाइम वैदिक सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से था, किस भी पे सिस्टम पूरा चलता था, दैट टाइम क्या किया जाता था पॉलिटिकल सिस्टम में, ये पूरे बातें हम कवर के लेंगे। और पॉलिटिकल सिस्टम को ही शासन व्यवस्था कहा जाता है फ्रेंड। दैट टाइम का रूल करने का जो सिस्टम था या शासन करने का जो गवर्निंग करने का सिस्टम था, किस तरह से था, हम इधर कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इतने सारी बातें हमें ये पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 में कवर करना है, सीखना है। तो देखिए फ्रेंड, आपको भी पता है जो ये लेक्चर है, एक लेक्चर सीरीज में पूरे ये पॉइंट कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको हो सकता है 5 या 6 लेक्चर सीरीज में डिवाइड करिए, या हो सकता है 4 लेक्चर सीरीज में डिवाइड करके आपके सामने लाए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें जो फर्स्ट पॉइंट आज का जो कवर करना है, उसके ऊपर आज फोकस करते हैं हम। देखिए फ्रेंड, बुक अपने साथ में रखिए, आई होप अपनी जो क्लास की टेक्स्ट बुक है आप अपने साथ में रखे होंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4.1। अब देखिए इसमें द वैदिक लिटरेचर, the civilizations that is the based on Vedic literature is now as a Vedic civilizations. The Vedas are considered
to be our earliest literature. The Vedas were composed by many sages or rishis. Some Vedic hymns were composed by women. अब देखिए फ्रेंड, वैदिक दैट द प्योर द वैदिक सिविलाइजेशन इज अ वैदिक लिटरेचर, मतलब कि जो हमें वेदों की इंफॉर्मेशन देने वाली जो सभ्यता या जो सिविलाइजेशन रहती है, जिसमें ऑल ओवर जो लिविंग ऑफ लाइफ का जो सिस्टम है या पीपल जो लिविंग ऑफ लाइफ जो सिस्टम जीते उसमें पूरा गाइडेंस करने का या उसी के बिहाफ पे जीने का, मतलब कि वेदास के ऊपर ही जो वैदिक सिस्टम है उसको बिहाफ मानते हुए अपनी डेली डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी करना और डेली डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को फॉलोअप करना, ये जो सभ्यता में या सिविलाइजेशंस में किया जाता था उसे ही क्या कहा जाता है, दैट्स बेस्ड ऑन द वैदिक लिटरेचर। इसे क्या कहा जाता है, वैदिक लिटरेचर कहा जाता है फ्रेंड। और ये कोई नया या बहुत अर्लीस्ट जो लिटरेचर है नहीं है फ्रेंड। अगर से इसे आप हिस्टोरिकल देखोगे तो ये ओल्ड एंशियंट का लिटरेचर कहा जाता है या ओल्ड एंशियंट सिविलाइजेशंस कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने लिटरेचर से बिलोंग करने वाली सभ्यता या लिटरेचर है फ्रेंड, जो कि मेनी टाइम अगो से हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड, द वैदिक सिविलाइजेशन वेदास कंसिडरेड बी अवर अर्लीस्ट लिटरेचर, यानी कि इसे वे सबसे ज़्यादा प्राचीन मानने वाले साहित्य कहे जाते हैं वैदिक लिटरेचर को। ये बात आप याद रखिए। उसके बाद में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, द वेदास वी आर कंपोज्ड बाय मेनी सैगेस एंड ऋषिस, मतलब कि ये जो वेदों की जो निर्मित या कंपोज्ड किया गया, इनको बनाया गया है बहुत से जो ऋषिस थे, हमारे भारत के जो ऋषि मुनि थे या जो ऋषिस जिसको सेगेस भी कहा जाता है इंग्लिश में, इन्होंने बनाया और इन्होंने लिखा। इसमें के जितने भी तुम्हारे को मंत्र वगैरह दिखेंगे फ्रेंड, इसमें के हमारे जो एंशिएंट टाइम के जो ऋषि मुनि थे इन्होंने ही इसको इसमें लिखा, कंपोज्ड किए वाला है। और कुछ ऐसे सम वैदिक हेमंस वेयर कंपोज्ड बाय द वुमन, और कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण या हेमंस जो है हेमंस, इसको वुमेन्स ने भी लिखा है, ऐसा कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर या वैदिक जो ग्रंथ है हमारे, इसको एक इन्हीं ऋषियों ने और एक इन्हीं हमारे कुछ इंडियन वुमेन्स ने, जो है कि नहीं बहुत ही स्मार्ट थे और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनका नॉलेज था, इन्होंने इसको कंपोज्ड किया, बनाया है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे कवर करते हैं, आगे के पॉइंट को समझ के लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। वैदिक लिटरेचर इज इन अ संस्कृत। अब जो वैदिक लिटरेचर थे फ्रेंड, ये कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल थे, संस्कृत लैंग्वेज में अवेलेबल थे, या इनका जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता था फ्रेंड, वो कहीं में किया जाता था, संस्कृत में किया जाता था। ये बात आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए फ्रेंड। दैट टाइम वेद या वेदास जो रहते थे फ्रेंड, उनको कहीं में प्रोनाउंसिएशन किया जाता था या स्पीक किया जाता था, तो संस्कृत में स्पीक किया जाता था, उनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता था। ये आप याद रखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैदिक लिटरेचर इज अ वेरी रिच एंड डाइवर्स। The Rigved is considered to be a first text. अब देखिए फ्रेंड, एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जो अपने वैदिक लिटरेचर है ये बहुत ही वेरी रिच एंड डाइवर्स, बहुत ही भिन्न है, मतलब कि इतने रिच है ये, इनका नॉलेज ऑफ जो दिए वाला है, जिसमें अलग अलग तरह की स्पिरिचुअलिटी, मंत्रोच्चारण और अलग अलग तरह का जो सिस्टम जो दिए वाला है लिविंग ऑफ लाइफ का, ये बहुत ही एक रिच है। एक रेयरेस्ट जो रिलीजन्स के जो ग्रंथ रहते हैं या जो एक स्पिरिचुअलिटी के आप देखते होंगे अलग अलग तरह के जो ग्रंथ रहते हैं, उसमें जितना पाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा इसमें बताया गया वाला है, या डाइवर्स कहेंगे हम, इतना बताया गया वाला है, इतना ये रिचेस है वैदिक ग्रंथ जो वैदिक लिटरेचर है। अब उसके बाद में आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, द ऋग्वेद इज कंसिडरेड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट, मतलब कि इसमें जो ऋग्वेद जो ग्रंथ लिखे वाला है ये बेस ग्रंथ कहा जाता है, फर्स्ट ग्रंथ कहा जाता है। इट इज इन फ्रॉम द वर्सेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऋग्वेद है ये वर्सेस टाइप में, या जिसको हम काव्य रूप में या एक जो काव्य रूप में या स्टोरी टाइप में इसमें लिखे वाले टेक्स्ट हमें मिलते हैं ऋग्वेद में। इस तरह से इसका फॉर्मेशन किया गया है, इसका नोट डाउन किया गया है, इस तरह से हमें मिलता है वो।
देखिए फ्रेंड, आगे पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू में और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। देखिए हमारे देखा जाए तो मेनली कितने वेद है यहाँ पे कहा गया है, 4 वेद। कौन थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदा एंड अथर्ववेदा एंड, ठीक है फ्रेंड, ये 4 वेद दिए वाले। द वैदिक टेक्स्ट आर नाउ एज अ समाहिता with means to now the term Ved are diverse from the with, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अब ये तो आपको जनरली पता है फ्रेंड कि जो अथर्ववेद ये दैट 4 टाइप वेद टेक्स्ट आर नाउ एज अ समाहिता। मतलब कि वेद का मतलब क्या है फ्रेंड? वेद का मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज को जानना, समझना। वेद मीन्स नाउ। देखिए फ्रेंड, वेद मीन्स क्या हो रहा है? नाउ, मतलब कि किसी भी चीज को जानना या जानने की जिज्ञासा रखना। और वेद उसी को ही कहा जाता है, वेद उसी से ही जो अर्थ लिया गया है, जानना किसी भी चीज को। समाहिता मीन्स वेद, ठीक है फ्रेंड। और द टर्म वेद अ डाइवर्स ऑफ विद इट मीन्स अ नॉलेज। अब देखिए फ्रेंड, जानना, किस चीज को जानना? मीन्स नॉलेज को जानना, या अलग अलग तरह के नॉलेज जो हमें बताए गए वाले वेदों में, उसको जानना, समझना, ये यहाँ पे बताया गया वाला है, ठीक है फ्रेंड। द वेदास हैव बीन प्रेस्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। द वेदास आर आल्सो कॉल्ड अ श्रुति, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये जितने भी वेदास पहले उच्चारण किए जाते थे, जितने भी प्रोनाउंस किए जाते थे, ये सब जितने भी किए जाते थे ना फ्रेंड, दैट टाइम एंशिएंट टाइम ओरल ट्रेडिशन, मतलब कि इन्हें लिखा गया था क्या? बिल्कुल ही नहीं। राइट डाउन करके लिखा करा गया था क्या? नहीं। इनको नोट डाउन करके प्रिजर्व करके रखा गया था क्या? नहीं। इनको सिर्फ ओरली प्रिजर्व किया गया था, मतलब कि एक जनरेशन से, फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन, इनको क्या किया गया था? नेक्स्ट जनरेशन को ओरली बोला गया था और रिकॉर्ड करके इसी तरह से रखा गया था, ओरली प्रिजर्व करके रखे वाले। और ये जितने भी द वेदास आर आल्सो कॉल्ड श्रुति, मतलब कि जो वेद है इसको और एक कहा जाता है, क्या बोला जाता है? श्रुति बोल के बोला जाता है या कहा जाता है। इसका सब नेम भी कह सकते हैं हम, श्रुति भी बोल के इसको बोला जाता है। वेदों को इस तरह से किया जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब ये जो 4 वेद है या मेन पार्ट है, इसमें से कुछ सेलेक्टेड पार्ट को आज हम कवर करेंगे, जान के लेने वाले फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ऋग्वेद, आपके बुक में देखिए ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ऋग्वेद, each verses of the Vedas is now as a rich, so the Veda consisting or riches is called Rigved. Richa means a verses composed by 2 pairs, a deity. When a number of richas are put together to praise a particular deity, the poet composition is called a sukta. The poet composed is called a sukta. The Rigved consists of many suktas composed to prayers different deities. अब 1 second आप फ्रेंड, देखिए डियर फ्रेंड, जो मैंने यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ तक का जो सेंटेंस आपके सामने रीड करके बताया, इसका ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, जो ऋग्वेद है इसे ये कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जो ऋग्वेद लिखा गया है, 4 वेदों में से एक जो वेद है या वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ। ऋचा मतलब कि ऐसे जो कहा जाता है, संस्कृत ट्रांसलेटर अगर से इसको करे तो किसी भी पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस जो रहते हैं ना फ्रेंड, उनकी स्तुति करना या उनके एडमायर्स करने के लिए ये ग्रंथ को क्या किया गया था? कंपोज्ड किया गया था, बनाया गया था। अब दैट अलग अलग तरह के देवतास और अलग अलग तरह के जो गॉडेस थे, गॉड थे, दैट टाइम उनको अलग अलग तरह की स्पिरिचुअलिटी के लिए उनको क्या किया था? अलग अलग तरह के सुक्तास कहा जाता था, या उनके लिए
स्तुति की जाती थी, एडमायर किया जाता था फ्रेंड, या उनको श्रुता ऐसा भी बोला जाता है फ्रेंड। तो इस तरह से उनको प्रेयर्स किए करे जाते थे और अलग अलग तरह की प्रेयर्स और डीटीज के लिए ये ग्रंथ का निर्माण किया गया है या कंपोज किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड यहाँ पे आप ये याद रखिए कि जो ऋग्वेद है इसको लिखने का पर्पज़ ये था कि अलग अलग तरह के जो मेनी ऑफ गॉड थे या गॉडेस थे, इनको प्रेयर्स करने के लिए डिफरेंट प्रेयर्स को यहाँ पे जब अलग अलग तरह के, जैसे कि रेन फॉलिंग का जो पेयर्स रहेगा वो उसके लिए अलग तरह के पेयर्स को यहाँ पे कंपोज किया गया है। फिर बाद में अगर से किसी गॉड को थैंक्स कहना है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, अगर से हमें गिफ्ट के तौर पे वो हमें हेल्प कर रहे, तो इस तरह के पेयर्स भी यहाँ पे लिखे गए, सुक्तास लिखे गए आले फ्रेंड। और अलग अलग तरह के मेन सुक्तास यहाँ पे लिखे गए आले ऋग्वेद ने। और ये सभी सुक्तास जो है फ्रेंड एक जगह पे एक ही ग्रंथ में मिलते हैं और जिसका नाम क्या है फ्रेंड, ऋग्वेद कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अलग अलग तरह के जो डीटीज थे, गॉड्स थे, उनके लिए आपको यहाँ पे किस तरह से सुक्तास कहे जाते थे या है कि नहीं, श्रुति करी जाती थी, उनकी प्रसन्नता की जाती थी, एडमायर किया जाता था, ये यहाँ पे बताया गया वाला है फ्रेंड, ये आप याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड, यजुर्वेदा समाहिता। द यजुर्वेदा contains mantra uterate during a yajna. Yajurveda provides guidance about how and when the different mantras must be chanted during yajna rites. This text includes the verses of poetics in condition and their explanation in prose. देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो पर्टिकुलर में जो यजुर्वेदा के बारे में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने रीड किया हो उसके बारे में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अब देखिए फ्रेंड, जो यजुर्वेद संहिता है या यजुर्वेद संहिता में यज्ञ के बारे में, यज्ञ दैट टाइम देखिए फ्रेंड, आपको भी पता है हिंदू स्पिरिचुअलिटी के अंदर या हिंदू रिलीजन्स के अंदर आपको सभी को पता है एंशियंट टाइम में अलग अलग तरह के वर्क के लिए, अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी को बताने के लिए या शो करने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ दैट टाइम किए जाते थे। और देखिए फ्रेंड, हर एक जो यज्ञ किया जाता था, हर एक यज्ञ का जो पर्टिकुलर जो उसमें मंत्र उच्चारण या जो ये किए जाते स्पिरिचुअलिटी यजुर्वेद संहिता में प्रोवाइड किस तरह से कौन से मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन से मंत्र को कब इम्पोर्टेंट क्या है, कब कहा जाता है, उसे किस तरह से उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, ये सभी पूरी प्रोवाइडेड गाइडलाइंस या गाइडेंस इसमें किया गया है, यजुर्वेद संहिता में किया गया। और इसी तरह के अलग अलग तरह के जो देखते हो ना यजुर्वेद संहिता में अलग अलग तरह के डिफरेंट मंत्रास आपको देखने को मिलेंगे, जो है कि नहीं अलग अलग यज्ञ में, अलग अलग राइट्स में, अलग अलग यज्ञ राइट्स में कहे जाते थे फ्रेंड। उसी तरह से फ्रेंड, दिस इज द टेक्स्ट इंक्लूडिंग अ वर्सेस एंड पोएट इनके कंडीशंस देयर एक्सप्लेनेशन इन प्रोसेस। अब इसमें हमारे को जो अलग अलग तरह के जो दैट टाइम जो मंत्रों किस तरह से किए जाते थे और उसकी पूरी मीनिंग वगैरह और एक्सप्लेनेशन किया गया है डिटेल में यहाँ पे, और उसकी हमारे को गाइडेंस भी किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है अगर से इसे आगे कंटिन्यू करूँगा तो एक बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको इधर ही स्टॉप करूँगा ताकि जब कंटिन्यू कल आएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको मिलेंगे व्हाट इज द सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और आगे के इसके जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में या कमेंट के थ्रू बताइए। ठीक है फ्रेंड, और आपके कुछ डाउट वगैरह रहते तो ये भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली हम रिप्लाई करके आपके डाउट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद में ये वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से हमें इस तरह की वीडियो बनाने का
मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करें जिसको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, वरना उनके फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या उनके फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से वो हायर एजुकेशन या हायर टीचिंग लेना अफोर्ड नहीं करते। उन स्टूडेंट तक आप ये चैनल को ज़रूर शेयर करें, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है वीडियो तो हमारा देखते ही है रेगुलरली, पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।